Hello and welcome to IS Chakra. Today we will be going to discuss our prelims test series, okay, and this will be test number 10th, okay, and geography test is fourth part of the geography questions which are discussing here. ओके सो आज का जो सिलेबस है हमारा वो है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूँगा जिसमें कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है और ये हम सारे डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आप मेरे लेक्चर में ड्रेनेज सिस्टम जियोग्राफी के 2 मैंने लेक्चर पोस्ट किया है एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है ज्योग्राफी के उसमें, ठीक है, ज्योग्राफी लेक्चर हैं, 2 लेक्चर हैं, आप ड्रेनेज सिस्टम के उसको देख लीजिए कि मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप के ड्रेनेज सिस्टम हैं, जैसे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अदर स्मॉल रिवर सिस्टम है वो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कशन करूँगा, ठीक है, डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है हमारा सीजन्स, जो कि जैसे कि इंडियन मानसून क्या है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और कोयप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोयप्पन तो मैं आज नहीं डिस्कस करूँगा, इसका मैं सेपरेट वीडियो जब एनसीईआरटी डिस्कस करूँगा ज्योग्राफी में तब यहाँ पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन सॉइल्स और इंडियन वेजिटेशन। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन सॉइल से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ जो इंडियन सॉइल का पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ईच एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछती है इंडियन सॉइल से, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ड्रॉट्स। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज पैरेलल टू द मेन हिमालयन रेंज एंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द यालुंग सांगपो रिवर, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा ट्रांस हिमालय। देखो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेन हिमालयन रेंज एंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द यालुंग सांगपो। यालुंग सांगपो कौन सी रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पर जब ये ग्रेट हिमालय होता है, ठीक है, ग्रेट हिमालय के बाद यहाँ पर काराकोरम रेंज है और काराकोरम रेंज के जस्ट ऊपर क्या है, जस्ट ऊपर है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो मेनली कंपोज्ड कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ पर कंपोज्ड है, नहीं ये जो है इग्नियस रॉक बोल सकते हैं कि इग्नियस रॉक जो है उससे कंपोज्ड है, ना कि सेडिमेंट्री रॉक से। ट्रांस हिमालयाज आर डिवाइडेड बाय डीप रिवर गॉर्जेस सिमिलर टू द मेन हिमालयाज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मेन हिमालय सिमिलर टू द मेन हिमालय, यहाँ पर कह रहा है कि सिमिलर टू द मेन हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है सिमिलर टू द मेन हिमालय है, डिफरेंट रिवर डीप रिवर्स हैं, ठीक है। तो देखो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा और मैं अभी शो करूँगा, ठीक है, कि ट्रांस हिमालय जो है वो लेस हाइट पर है, किसके, लेस हाइट पर है, किसके, यहाँ पर आप देखे होंगे कि जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय की हाइट जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, या फिर काराकोरम रेंज जो है काफ़ी ऊंचाई पर है, और ट्रांस हिमालय की रेंज यहाँ पर बहुत किसके कंपेयर में, काराकोरम रेंज के कंपेयर में, जहाँ की हम डिस्कस करते हैं कि इसके नीचे ग्रेट हिमालय है जो कि शिवालिक उसके नीचे है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है। तो ये जो है मेन हिमालय के सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। द ट्रांस हिमालयाज रिप्रेजेंट एन आइलैंड आर्क, आइलैंड आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा ना कि काराकोरम रेंज और ये ऐसा बन रहा है, तो क्या है, ये आइलैंड आर्क बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ये सारा डिस्कस कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टेथिस हिमालयाज। टेथिस हिमालयाज के कंटेक्स्ट में क्या है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ मरीन ओरिजिन सेडिमेंट्स, मरीन ओरिजिन सेडिमेंट्स हैं, तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेथिस हिमालय जो क्रिएट हुआ था वो टेथिस सी, जहाँ टेथिस सी था ना वहीं टेथिस हिमालय वहाँ पर जनरेट हुआ। जैसे किसके कोलिजन से यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, जैसे यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है
और इंडियन प्लेट यहाँ पर सबडक्ट हुई, ठीक है, सबडक्ट हो गई तो इससे क्रिएट हुआ। और यहीं पर इस बीच में क्या था, टेथिस सी था, और टेथिस सी यहाँ पर कन्वर्ट होकर टेथिस हिमालय बन गया, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जांस्कर एंड कैलाश रेंजेस आर पार्ट ऑफ द टेथिस हिमालयाज। तो टेथिस हिमालयाज का पार्ट हैं कौन कौन सी, जांस्कर और कैलाश रेंजेस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। टेथिस हिमालयाज आर क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर हिमालयाज। क्या सेपरेटली यहाँ पर क्रिएट होंगे, सेपरेट होंगी एक दूसरे से टेथिस हिमालय ग्रेट हिमालय से? नहीं, यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्लियरली यहाँ पर विजुअल नहीं है कि टेथिस हिमालयाज जो है वो ग्रेट हिमालय से सेपरेटेड है। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है फर्स्ट, पहला और सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द भाबर प्लेन्स। भाबर कैसे, यहाँ पर प्लेन्स की बात करें तो कौन सा होता है, भाबर, तराई, और यहाँ पर ये ना कोस्टल या फिर फर्टाइल जो होता है, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है खादर, एक होता है भांगर, ठीक है, भांगर, ये होते हैं, ठीक है। तो भाबर प्लेन्स के बारे में बात कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, अ मार्सी ट्रैक्ट विद रिच वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो यहाँ पर जो रिच वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये तराई की बात कर रहा है, ठीक है, तराई रीजन जैसे नेपाल वाला रीजन है ना, वो तराई रीजन में आता है, ठीक है। आ रीजन फॉर्म्ड बाई यंगर एलुवियम फ्रॉम रिवर्स आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। तो यंगर एलुवियम कौन सा है, खादर, ठीक है, खादर, जहाँ पर फर्टाइल लैंड बहुत पाई जाती है, ठीक है, रिवर बैंक के किनारे, रिवर बैंक्स में मतलब यहाँ पर पाई जाती है ये एलुवियम, ठीक है, और ये है खादर। अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स वेयर स्ट्रीम्स डिपोजिट हैवी मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड बोल्डर्स। ये एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 to 10 किलोमीटर यहाँ पर जो भाबर है इसकी यहाँ पर विड्थ है, ठीक है, यहाँ पर विड्थ इसकी 8 to 10 किलोमीटर है, जो पैरेलल है शिवालिक फुट हिल्स के। शिवालिक के नीचे मतलब ये है पैरेलल। यहाँ पर जो धौलाधार रेंज है उसके नीचे, जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पर शिवालिक रेंज के नीचे धौलाधार जो रेंज है इसके नीचे है यहाँ पर भाबर प्लेन, ठीक है। और जो लास्ट है तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लास्ट क्या है, अ डेल्टाइक रीजन विद मार्सी लैंड्स नोन एज द बेल्ट्स। ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खादर रेंज में आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तराई रीजन। देखो तराई रीजन के बारे में बात कर रहा है। तराई रीजन इज लोकेटेड साउथ ऑफ द भाबर प्लेन्स। तो तराई रीजन साउथ ऑफ भाबर प्लेन्स, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले क्या है, पहले भाबर है, फिर तराई है, फिर यहाँ पर खादर और भांगर है, ठीक है। इट हैज़ मार्सी लैंड एंड सपोर्ट्स लग्जरियस वेजिटेशन एंड वेरीड वाइल्ड लाइफ। ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दिस रीजन इज नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, राइस एंड व्हीट। ये सारे क्या हो जाएंगे, सारे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, सारे स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स ऑन वेदर पैटर्न्स। वेदर पैटर्न पर जो जेट स्ट्रीम्स का इन्फ्लुएंस है उसके रिगार्डिंग है। जेट स्ट्रीम्स कैन, देखो जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम दो टाइप के होते हैं, एक वेस्टर्ली, एक होता है ईस्टर्ली, ठीक है। वेस्टर्ली ड्यूरिंग मानसून विंटर सीजन में आता है, और ईस्टर्ली जो है समर सीजन में आता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। जिसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसके नाम से बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है। और जेट स्ट्रीम कोल्ड जेट स्ट्रीम भी हो सकती है, वार्म, ये इक्वेटोरियल रीजन में भी चल सकती है, और जो है टेम्परेट या फिर पोलर रीजन में भी चलती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स। जेट स्ट्रीम्स कैन हेल्प स्टीयर वेदर सिस्टम्स सच एज साइक्लोन्स। ये फॉर्म करती है, क्या हेल्प कर सकती है स्टीयर वेदर सिस्टम में, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दे फॉर्म एट द बाउंड्रीज ऑफ हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम्स। ये फॉर्म करती हैं बाउंड्री किसकी, हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम की। ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड वेदर सिस्टम जब होगा और वार्म वेदर सिस्टम, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर प्रेशर सिस्टम्स भी क्रिएट होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, जेट स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस बोथ समर एंड विंटर मानसून सीजन्स इन इंडिया। तो दोनों टाइप के जो है यहाँ पर मानसून इम्पैक्ट डालते हैं इंडियन मानसून के ऊपर, ठीक है, इंडिया में। और फोर्थ है, ये करेक्ट हो जाएगा, दे जनरली ब्लो एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 1 to 2 किलोमीटर। देखो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड जेट स्ट्रीम्स कहाँ कितनी हाइट पर ब्लो होती हैं, जनरली 8 to 10 किलोमीटर,
ठीक है, 8 to 10 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इसके मूव करती हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कौन सी है, जिसे बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सीजन में यहाँ पर विंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विंटर समर सीजन में कौन सी है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और विंटर सीजन में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसे बोलते हैं जनरल टर्म में। ठीक है, और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, इट स्प्लिट्स इनटू टू ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम। एक हिमालय, जैसे हमारा हिमालय पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है गंगा प्लेन की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और ये देखो आप जो है इसे समझ सकते हो डायग्राम में। ठीक है, इट डिसेंड्स ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया काजिंग एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। तो ये डिसेंड करती है ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया काजिंग एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। ये यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो 1 और 3 ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग जेट स्ट्रीम्स विद देयर फीचर्स। तो जेट स्ट्रीम और उनके फीचर्स क्या हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट यहाँ पर एसोसिएटेड विद विंटर। ठीक है, और इक्वेटोरियल ईस्टर्ली जेट इसका ये है प्रोमिनेंट ड्यूरिंग इंडियन मानसून। यहाँ पर मानसून इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिएगा। और पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कौन सी है, फाउंड इन पोलर रीजन, वैसे भी दिया है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तो ये हो जाएगा स्प्लिट्स ड्यू टू हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं। दे काज अनसीजनल रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। देखो विंटर मंथ्स में आते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड है। ओके, और थर्ड स्टेटमेंट है, दे ओरिजिनेट एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन। ओरिजिनेट करते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को भी मेडिटेरेनियन रीजन में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दे ब्रिंग कोल्ड वेव कंडीशंस टू सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। तो ये ब्रिंग करते हैं, लाते हैं कोल्ड वेव्स कंडीशन सदर्न इंडिया में मानसून के। सेकेंड स्टेटमेंट देखो ये रॉन्ग हो गया। ये कह रहा है, दे हेल्प इन मेंटेनिंग मॉडरेट विंटर टेम्परेचर्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो कह रहा मेंटेन रखता है मॉडरेट विंटर टेम्परेचर्स। ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाइट का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, दे ब्रिंग कोल्ड वेव कंडीशंस टू सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। मानसून सीजन में क्या कोल्ड करंट होती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वार्म करंट जब डिसिपेट हो जाती है, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून की कंडीशन बनती है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है रिट्रीट हो जाता है, तो यहाँ वार्म करंट ड्यूरिंग का मानसून के समय कौन होता है, वार्म। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता कैसे है, देखो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ जब ड्यूरिंग दी विंटर सीजन में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी जो यहाँ पर विंड स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, अनस्टेबल विंड होती है, और ये विंड क्या होती है, राइज होती है। ठीक है, राइज होने के बाद यहाँ पर अगर इसके अराउंड देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इस रीजन में। ठीक है, तो ये मूव करती है इधर साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ठीक है, या फिर कहें कि साउथ ईस्टर्न साइड, और इंडिया में आके यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो ना ये हिमालय है, हिमालय से दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है। एक तो चली जाती है तिब्बतन प्लेट्यू में, और एक चली जाती है यहाँ पर आगे चल के बढ़ जाती है गंगा प्लेन्स में। गंगा प्लेन्स में जाने के बाद यहाँ क्या होता है, गंगा प्लेन्स में जाने के बाद फिर ये कोस्टल रीजन में पहुँचती है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। यहाँ से मॉइस्चर लेके फिर कहा जाती है साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये कोस्ट में, साउथ इंडियन कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट करती है, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट या फिर आंध्रा कोस्ट में यहाँ पर प्रेसिपिटेशन
होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि साइक्लोन वो बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द दिसंबर या फिर स्टार्टिंग जनवरी के टाइम में। ठीक है, तो हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज फॉर्म्ड, मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ओके, इतना बड़ा आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का जो इम्पैक्ट है उसके रिगार्डिंग है कि साउथ वेस्ट मानसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण मेजॉरिटी मोर देन 95% जो होती है, या फिर कहें कि 90% रेनफॉल होती है, वो किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में। ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इंक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल, जैसे मान लो ये यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफी है। ठीक है, इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पर जैसे बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ये है, अरेबियन सी ये है। जैसे मान लो मॉइस्चर यहाँ पर जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे मेन लैंड इंडिया में जाएगी, सेंट्रल इंडिया में, वैसे वैसे मॉइस्चर की कमी हो जाएगी। ठीक है, मॉइस्चर जैसे कम हो जाएगी जो क्लाउड का है, तो यहाँ पर जो है ये सेंट्रल इंडिया में बारिश भी कम होगी। जैसे डेजर्ट आप देखते होंगे, ये डेजर्ट है ना, ये यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर मॉइस्चर नहीं बचता। ठीक है, वो पहले ही यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता कोस्टल रीजन में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, मानसूनल रेनफॉल इज़ क्रूशियल फॉर द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। खरीफ क्रॉप के समय यहाँ पर मानसूनल रेनफॉल होती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है खरीफ क्रॉप के लिए। तो करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक्स इन द मानसून ऑफन कोइंसाइड विद साइक्लोनिक एक्टिविटी इन द बे ऑफ बंगाल। ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक जैसे कोई 2 या 3 दिन का ब्रेक हो जाता है ना रेनफॉल के दौरान, आपने मानसून सीजन में देखा होगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 3 एंड 4 ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मासेस ऑन वेदर। वेदर पर जो एयर मासेस का इन्फ्लुएंस होता है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एन एयर मास डिटरमिन्स इट्स एबिलिटी टू काज प्रेसिपिटेशन व्हेन इट मूव्स ओवर लैंड। तो कह रहा है मॉइस्चर कंटेंट एयर मासेस का वो डिटरमिन करता है इसकी एबिलिटी टू काज, कि क्या हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन का जब ये मूव करती है ओवरलैंड, तो ये डिसाइड कर रहा है। तो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स ऑफन डेवलप इन द कॉन्टैक्ट जोन्स। साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं प्रायः कहाँ पर? कॉन्टैक्ट जोन्स में, बिटवीन डिफरेंट एयर मासेस। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एयर मास है, जैसे कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास है। ठीक है, इनके बीच में साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स यहाँ पर जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, थर्ड है, स्टेबल एयर मासेस आर मोर लाइकली टू कॉज स्टॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेशन ड्यू टू देयर वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल। देखो स्टेबल एयर मास की बात कर रहा है, यहाँ पर तो क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं बनेगा स्टेबल एयर मास में, जैसे आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में। ठीक है, तो इसका ये आंसर जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये देखो एयर मासेस हैं, ये कोल्ड एयर मास और ये वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास कहाँ से आती है? जो पोलर रीजन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर पोलर रीजन है और ये है इक्वेटर, तो पोलर रीजन से यहाँ पर मूव करती हैं साउथ की तरफ। ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ की तरफ यहाँ से मूव करती हैं। और जो वार्म एयर कहाँ से मूव करती हैं? इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ में दोनों तरफ वार्म एयर मास यहाँ पर मीट करती है। ठीक है, यहाँ पर मूव करती हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये फ्रंट्स यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट क्या होती है? जब यहाँ पर आपने देखा होगा ना, ये डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट है। वार्म फ्रंट क्या होता है? जब कोल्ड एयर मास क्या होती है? ओवरटेक करती है किसे? मतलब वार्म एयर मास जो है ओवरटेक करती है कोल्ड एयर मास को। मतलब कोल्ड एयर मास जो है वो नीचे हो जाती है, सरफेस पर आती है, और वार्म एयर मास क्या होती है? उसके ऊपर ब्लो करने लगती है। ठीक है, फ्लो होती है उसके ऊपर। तो ये होता है वार्म फ्रंट। और जो कोल्ड फ्रंट होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर वार्म एयर मास जो है वो सीधा ऊपर चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो वार्म एयर मास जो है वो ऊपर नहीं, उसके जस्ट मतलब ऐसे ही और ओवरटेक करती है, बट यहाँ पर ये
ऐसे मूव नहीं करती, ऊपर की तरफ राइज नहीं करती। तो यहाँ पर कौन सा ये साइरस क्लाउड यहाँ पर देख रहे होंगे। बट जब वार्म एयर मास यहाँ पर सडन अचानक से ऊपर उठ जाता है, ठीक है, मतलब सडन अचानक से ऊपर उठ जाता है, और यहाँ पर देखो ये शेप भी आपको दिख रही होगी, ऐसे शेप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रेट आप देख रहे होंगे, स्ट्रेट जैसे ही निकल जाएगी वार्म एयर मास, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे और दो टाइप के और ज़्यादा और होते हैं, जैसे अक्लूडेड और स्टेशनरी। अक्लूडेड में क्या होते हैं, यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास यहाँ पर ओवरटेक कर देता है कोल्ड एयर मास को, ठीक है। यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता, बट इस चीज़ में फॉर्मेशन होता है। इसे आप शेप देख रहे होंगे, ठीक है। ये वाले में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है और प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पर स्टेशनरी में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, कोल्ड एयर मास अलग, वार्म एयर मास अलग, ठीक है। तो ये क्लाउड जो है फॉर्म होते हैं, बट प्रेसिपिटेशन यहाँ पर नहीं क्रिएट होता, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फिशरीज, फिशरीज के लिए यस, बिकॉज प्लैंकटन ग्रोथ इज एबंडेंट इन दीज सैलो वाटर। ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सैलो वाटर होता है, तो यहाँ पर रिच न्यूट्रिएंट्स आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, प्लांक्टन्स, फाइटोप्लांक्टन्स आएंगे, तो फिशरीज की यहाँ पर रिचनेस बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन इज प्राइमरली डन इन डीप ओशियन। डीप ओशियन में यहाँ पर पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ पर सैलो वाटर में होता है, जैसे यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, कोरल रीफ्स आर कॉमनली फाउंड इन द डीप ओशन। कोरल रीफ डीप ओशन में पाई जाती है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोरल रीफ सरफेस से थोड़ा सा जस्ट जो मान लो कि 2 फीट या फिर 1 फीट नीचे यहाँ पर कोरल फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, डीप ओशन में नहीं होता। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द सेडिमेंट्स फाउंड ऑन अबिसल प्लेन। देखो यहाँ पर ये सॉल्व करने के ऐसे मेथड बहुत इफेक्टिव होते हैं कि जैसे यहाँ पर ये वाला ना था, सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो हम ऐसे ऐसे काट सकते थे, हमारा एक ही स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द सेडिमेंट्स फाउंड ऑन अबिसल प्लेन्स। तो अबिसल प्लेन्स में सेडिमेंट्स कौन सी पाई जाती है वो देखते हैं। ऑल अबिसल प्लेन्स आर कवर्ड विद वॉल्केनिक सेडिमेंट्स। ऐसा तो नहीं है कि सभी जो अबिसल प्लेन्स होंगे वो कवर्ड होंगे वॉल्केनिक सेडिमेंट से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। द रेड क्ले फाउंड ऑन सम अबिसल प्लेन्स इज कंपोज्ड ऑफ मटेरियल फ्रॉम लैंड एंड वॉल्केनिक ओरिजिन। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो रेड क्ले होती हैं वो पाई जाती हैं कुछ अबिसल प्लेन्स में, जो कंपोज करती हैं मटेरियल को फ्रॉम लैंड एंड वॉल्केनिक रीजन, ठीक है। द ऊजे क्या होती हैं, कुछ ऐसे क्ले टाइप की एक सॉइल होती है, वहाँ पर एक प्लेन में, जो प्लेन होता है वहाँ पर पड़ी हुई होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊजे, ठीक है। दैट जो कवर करती है अबिसल प्लेन को इज फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से फॉर्म होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड बाय ओशन करंट, ट्रांसपोर्टेड बाय ओशन करंट, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है। डी है, अबिसल प्लेन्स डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट सेडिमेंट। यहाँ पर तो रॉन्ग ही है, सिग्निफिकेंट सेडिमेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ ओशियन वेव्स। ओशियन वेव्स की साइज को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो विंड स्पीड, एब्सोल्युटली विंड स्पीड तो करेगा ही, ठीक है। विंड ड्यूरेशन, जितना भी टाइम विंड की ड्यूरेशन, जैसे मान लो जल्दी जल्दी चल रही है तो जल्दी जल्दी वेव जनरेट होंगी, ठीक है, और धीरे चल रही, स्लो मोशन में चल रही, तो वेव्स भी उसी डायरेक्शन में चलेंगी, जैसे तेज़ है तो तेज़, धीरे है तो धीरे, ठीक है। ये भी हो जाएगा। फेज भी होता है, डिस्टेंस ओवर विच द विंड ब्लोज, कितनी डिस्टेंस में वेव्स ब्लो हो रही है, ठीक है। डेप्थ ऑफ द ओशियन एट द पॉइंट ऑफ वेव फॉर्मेशन, यहाँ पर ओशियन डेप्थ जो है वो मैटर नहीं करता कितना है, तो वेव को फॉर्मेशन करने का एक यहीं पर मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैलिनिटी। सैलिनिटी जो फैक्टर्स है सैलिनिटी के, वो कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं सैलिनिटी को, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन ओशियन सैलिनिटी। देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा तो है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, यहाँ पर 1 बी सी तो चले गए, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट देखने के लिए हमें ज़रूरत है, वो है थर्ड स्टेटमेंट को, ठीक है। सेकंड को ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेकंड कौन से में है, दोनों में है, ओके। यहाँ पर देखिए ए में भी है और डी में भी है, तो हमें थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। विंड डायरेक्शन डज नॉट इन्फ्लुएंस सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द ओशियन। विंड डायरेक्शन, क्या विंड डायरेक्शन यहाँ पर सैलिनिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, कोई भी अफेक्ट नहीं डालती है। जैसे मान लो कि इक्वेटर, पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करें तो कोल्ड करंट या फिर फ्रेश वाटर जो होता है वो ब्रैकिश वाटर यहाँ पर ले आता है, ठीक है। कोल्ड करंट, वार्म करंट, तो जहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है सैलिनिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो कोल्ड करंट जो है यहाँ पर लाएगी और ये जो है जो साल्ट हुई यहाँ कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और वार्म करंट जो होगी यहाँ पर पोल की तरफ जाएगी और ये सैलिनिटी जो है इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इफेक्टिव। ये ओशियन सैलिनिटी है, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारा इक्वेटर जाता है, ठीक है। ये है हमारा इक्वेटर, तो यहाँ पर जब इक्वेटर और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखो इक्वेटर पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, सैलिनिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है सैलिनिटी इन दोनों के बीच में हाई होती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में ज़्यादा सैलिनिटी क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्योंकि ओवरहेड जो सन मैक्सिमम टाइम तक यहाँ पर बना रहता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में बना रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होंगे ये यहाँ पर डोल्ड्रम बना रहा है, ठीक है, जो टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ पर होता है, डोल्ड्रम तो वो है ना, डोल्ड्रम कुछ अलग चीज़ है, टेम्परेचर यहाँ पर डिफरेंसेस वो मेजर करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन इंडियन इन ओशियन, डिफरेंट ओशियंस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ से मेजर कर लीजिएगा तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर ऑफ लेटेराइट सॉइल्स कम्स फ्रॉम। तो लेटेराइट सॉइल्स कहाँ से आती है, रेड कलर, मतलब लेटेराइट सॉइल्स का जो रेड कलर होता है वो कहाँ से आता है, तो फाइलोसिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इट, नहीं, ये यहाँ पर सिलिकेट की मात्रा तो इसमें कम भी होते हैं, देयर हाई कैल्शियम कंपोनेंट, कैल्शियम कंपोनेंट बहुत कम होता है लेटेराइट सॉइल में, ठीक है। आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉइल, हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया, ठीक है। आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होता है इसमें लेटेराइट सॉइल में। द पुअर कंटेंट ऑफ फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक यहाँ पर फॉस्फेट पाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एलुवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज सेल्फ प्लोइंग सॉइल। क्या सेल्फ प्लोइंग सॉइल इसे बोलते हैं? नहीं, जो ब्लैक सॉइल होती है मतलब इसे प्लो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर कॉटन ऐसे ही उगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, ए और डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। देखने की कौन सी ज़रूरत है, थर्ड को। ब्लैक सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोविंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ब्लैक सॉइल ये इम्पॉर्टेंट है ग्रोविंग ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। देखो प्लांटेशन क्रॉप जो होती है वो कहाँ पर लगाया जाए, ब्लैक सॉइल में क्या लगाया जाता है, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, और बहुत सारी रागी फसल होगा, क्रॉप हो जाती है, यहाँ पर उगाया जाता है। प्लांटेशन कहाँ उगाया जाता है, जहाँ लैटेराइट सॉइल में, ठीक है। लैटेराइट सॉइल में कैसी होती है, आयरन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। इंडियन सॉइल मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनके कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, ओके। और मेन टाइप्स में जैसे एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, और माउंटेन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, और एक होती है एरिड जिसे हम डेजर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और इसके सब टाइप्स जैसे पीटी सॉइल, मार्सी सॉइल और सलाइन और एल्कलाइन सॉइल भी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल इन इंडिया। कैसे, ये है हमारी एलुवियल सॉइल, ठीक है, ये माउंटेन सॉइल है, और ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और प्लांटेशन जो होता है वो लैटेराइट सॉइल में होता है।
और ईस्टर्न कोस्ट में या फिर ईस्टर्न साइड पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में देखने को मिलती है रेड सॉइल, ठीक है। और कुछ जो एलुवियल सॉइल है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखने को भी मिलती हैं। और डेजर्ट सॉइल कौन सी है, ये वाली है हमारी डेजर्ट सॉइल, ठीक है। और ब्रैकिश जो हमारी स्वाम्पी सॉइल होती है वो जैसे आइलैंड मार्सी आइलैंड में, जैसे कि रन ऑफ कच्छ में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हमारे सॉइल के टाइप्स हैं और मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन पूरी तरीके से कर दिया है, ओके। और देखो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है, ग्रो की जाती हैं। जैसे एलुवियल सॉइल में मोर नंबर ऑफ खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, दोनों टाइप्स के यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लांटेशन होती है और कॉटन जो है यहाँ पर ग्रोथ होती है कॉटन का, ठीक है। और ये जो है सेल्फ प्लो सॉइल कहलाती है कॉटन सॉइल। ये से सॉइल की प्रॉपर्टीज है, जैसे एलुवियल सॉइल है तो कंपोज्ड ऑफ क्ले एंड लोम सैंड, ठीक है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फास्फोरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये फास्फोरिक और ऑर्गेनिक मैटर दोनों को कंटेन करती है। और नाइट्रोजन और पोटास, ये पोटास की जो प्रचुर मात्रा यहाँ पर नहीं पाई जाती, ठीक है। एडिक्वेट जो इसका मिनरल्स हैं, ये सॉरी नाइट्रोजन और पोटास की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। और ये दिखाई देती है मोर सैंडी सॉइल, ठीक है। और ड्रेन होती है प्रॉपरली फास्टर देन अदर सॉइल। तो ये फास्टर भी यहाँ पर ड्रेन होती है बहुत जल्दी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा एलुवियल सॉइल में फर्टिलिटी पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये फॉर्म होती है लावा रॉक से फॉर्म हुई थी, ठीक है। एंड ब्लैक इन द कलर में क्या होती है, ब्लैक होती है। और इसे ब्लैक लावा सॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ये इसमें क्ले की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। और एलुवियम आयरन लाइम एंड मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मतलब एबंडेंट पाई जाती है। और यहाँ पर फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ये तीनों को याद रखिएगा कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कंटेंट यहाँ पर बहुत कम होती है, पुअर होती है। और ये स्टिकी सॉइल होती है जो एक सेल्फ फ्लो के नाम से यहाँ पर सॉइल को जाना जाता है। लेटराइट सॉइल में क्या है कि ये एक एसिडिक सॉइल है, यहाँ पर जैसे कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। और ये जो लेटराइट सॉइल है कहाँ पर बनती है, मैक्सिमम जहाँ पर रेनफॉल और टेम्परेचर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न घाट में तो लेटराइट सॉइल यहाँ पर केरला रीजन में जैसे पाया जाता है ना, तो सेल्फ ब्रिक यहाँ पर पाया जाता है। जो रॉक्स होती हैं सेल्फ ब्रिक बन जाती हैं, तो यहाँ पर ब्रिक एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग इन्हीं ब्रिक्स को क्या करते हैं, अपने घरों को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। और ये रिच केस में होती है एलुवियल, जो एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, लाइम और मैग्नीशियम। और आयरन की मात्रा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है इस सॉइल में। रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल है वो वेदरिंग से फॉर्म होती है। वेदरिंग क्या होता है मैंने आपको डिस्कशन में बता दिया था, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक से ये बनाई जाती है। देखो ये चीज़ याद रखिएगा कि वोल्केनिक रॉक से की कौन सी सॉइल बनी है, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल किससे बनी है, ये बनी है मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है, ठीक है। और ये अपीयर होती है प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा भी काफ़ी देखने को मिलती है। और सॉइल एक सैंडी सॉइल है और ये एसिडिक भी है, ठीक है। माइल्डली एसिडिक है, जो मतलब कम मीडियम में एसिडिक है। और पोटास रिच होती है, ठीक है, रेड सॉइल जो होती है। और लाइम की मात्रा कमी होती है, लाइम, फास्फोरस और फास्फोरस, मैग्नीशियम और ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर कम पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट और लास्ट है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है इसे। और ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इस सॉइल में पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल में। और न्यूट्रिएंट्स में लो होती है क्योंकि हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल में हाई रेनफॉल भी तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे कि पोटास, फास्फोरस और लाइम। और एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। एसिडिक यहाँ पर पाया जाता है, एसिड जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिच होती है। इसको ज़रूरत होती है एक राइट अच्छी फर्टिलिटी की, ठीक है। सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए एक जो एबंडेंट यहाँ पर फर्टाइल केमिकल या फिर किसी और चीज़ से फर्टिलिटी बनाए रखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लैटेराइट सॉइल्स डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। लैटेराइट सॉइल्स डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरिया में, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
स्टेटमेंट सेकेंड है, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो रेड सॉइल डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से। रेड सॉइल इग्नियस रॉक से डेवलप होती है नहीं, ये जो है याद रखना मेटामॉर्फिक रॉक से यहाँ पर डेवलप होती है, ठीक है, जो रेड सॉइल होती है, ना कि इग्नियस रॉक से। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर ये सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना यहाँ पर रेड सॉइल डेवलप्स कैन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, यस इग्नियस रॉक ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। और ये थर्ड स्टेटमेंट ये भी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रखा है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है, जैसे ध्यान में रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो अंडमान एंड निकोबार कितनी टाइप की भी वेजिटेशन आएगी, अंडमान निकोबार में कौन कौन सी वेजिटेशन प्रेजेंट है, तो ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन सब माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, तो सारे टाइप हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक, शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक refers to the zone where the tendency of experiencing an earthquake is the maximum। तो शैडो जोन जो होता है अर्थक्वेक का, वो रेफर करता है कि वह जोन जहाँ पर टेंडेंसी है एक्सपीरियंस करने के लिए अर्थक्वेक के इस मैक्सिमम, वहाँ पर मैक्सिमम होता है शैडो जोन। तो ये करेक्ट हो जाएगा। एस वेव्स, अच्छा ये मैक्सिमम कह रहा ना, मिनिमम होगा ना कि मैक्सिमम, ठीक है। एस वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। क्या एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स जो होती है केवल सॉलिड मटेरियल से ही ट्रैवल कर सकती है? तो यस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि ये लिक्विड और गैसियस मटेरियल में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो बी ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है शैडो जोन, जैसे यहाँ पर होती है ना प्राइमरी वेव्स जो होती है वो सारी यहाँ पर लेयर्स को क्रॉस करती है, बट ये जो है जो सेकेंडरी वेव्स है ओनली एंड ओनली किससे पास होती है? पासिस थ्रू दी लिक्विड फॉर्म, ओके। तो इससे पता चलता है हमें ये कौन कौन सी मतलब जो लेयर्स हैं, जो अर्थ का मटेरियल्स है कितने पार्ट्स में कितने लेयर्स में डिवाइड है, ठीक है। तो इसी से हमें पता चलता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।